चलिए बच्चों स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। आज हमारा 4th लेक्चर है, राइट। 3 लेक्चर हो गए हैं चैप्टर 1 के। सो कोट ऑफ द डे, मेक हार्ड वर्क योर वेपन, सक्सेस विल बिकम योर स्लेव। बना नहीं पाते ना, बट हम चलिए कोई बात, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। चैप्टर का लिस्ट देखो बच्चों, जो जो हमने कर लिया हम मार्क कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वी आर डन। कहाँ से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, वही आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। यूजर्स कौन कौन है, इंटरनल एक्सटर्नल। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, रोल क्या है, ब्रांचेस कौन सी है, और यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, राइट। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इसके लिए वो डायग्राम पढ़ा था हमने। दिस इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो वी आर डन टिल हियर। Only 4 more questions to go in this chapter. Accounting information, qualitative characteristics of accounting information. Is accounting an art or science? Systems of accounting. 4 चीजें बाकी रहती है, चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। एक बार क्विकली हम देखते चलते हैं, हमें याद आ जाएगा पूरा चैप्टर। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग याद है सबको अच्छे से। अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस को याद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हम अपने प्रॉफिट लॉसेस नहीं निकाल सकते अगर अकाउंटिंग नहीं की तो। बिजनेस एंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था। ओनर और उसका बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, यहाँ पे वो ल्यूका पैसियोली हमें याद रखना है। अकाउंटिंग साइकिल है, यूजर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग कर लिया हमने। ऑब्जेक्टिव्स में 4 है, रिकॉर्ड बन जाए, रिजल्ट का पता लग जाए, फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट लायबिलिटी पता लग जाए और हम कम्युनिकेट कर पाए, राइट। फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हिस्टोरिकल इन नेचर है, सिर्फ पास्ट की बात करते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर हो जाते हैं। क्वालिटेटिव चीजें इग्नोर हो जाती हैं, हम रिकॉर्ड नहीं करते। विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशंस पॉसिबल। बायस्ड डिसीजन के कारण भी आपके अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं और हमें कभी कभी रियल वैल्यू नहीं पता। रोल क्या है, लैंग्वेज का रोल है, रिकॉर्ड का रोल है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, सब कुछ बताता है आपको अकाउंटिंग। 4 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्स, सब याद आ रहा है ना जो लास्ट लेक्चर में हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा था। तो वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटेंसी, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। यहां से बच्चों आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप को पढ़ते हैं। We know that accounting plays a role of information system. ये रोल में पढ़ा था। It begins with identification and ends with preparation of financial statement. बच्चों इस लाइन से ना एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, दोबारा पढ़े। It begins with identification and ends with preparation of financial statements. डोंट यू थिंक हमने लास्ट स्टेप तो ये पढ़ा था, कम्युनिकेशन होता है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि इट एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा क्यों नहीं बोला कि एंड्स विद कम्युनिकेशन? व्हाई नॉट कम्युनिकेशन? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या है, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या है, तो आप कहेंगे कम्युनिकेशन, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इफ आई से व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, तब आप क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों इन 2 क्वेश्चन में अंतर समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो आप कहेंगे हमारा जो रिजल्ट बना उसको हम कम्युनिकेट करेंगे अपने यूजर से। अगर मैं कहूं कि अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। आप नया कुछ नहीं बनाते। वंस यू आर डन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू आर डन विद योर अकाउंटिंग पार्ट। देन आप उसको एनालाइज, जैसे हमने वो समरी बनाई थी, पॉकेट मनी वाला एग्जाम्पल याद करो। हमने समरी बना दी, बात खत्म हो गई, वही तो दिखाई ना पापा को कि ये समरी बन गई। उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन करके आप कम्युनिकेट करते हो।
So that means financial statements are the end product of accounting, but last step of accounting is, समझ में आ रहा है? आपको बोला है it start with identification and end with the preparation of financial। बच्चों इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और इसको कंफ्यूज मत करके आना, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? बच्चे कम्युनिकेशन लिख के आते हैं, नहीं, गलत है। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? कम्युनिकेशन। एम आई एबल टू मेक दिस क्लियर? वेरी गुड। सो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा सॉरी ये बाकी है। ईच स्टेप इन अकाउंटिंग जनरेट सम इंफॉर्मेशन। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट द एंड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज देन कम्युनिकेटेड टू द यूजर। वही बात आ गई जो मैंने अभी बताई कि इंफॉर्मेशन बन जाना उतना काफी नहीं है, उसे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। सो आपको ये शॉर्ट में 2 चीजें लिखनी है तो आप अपने बुक में लिख लीजिए। अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन है और एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए कितने टाइप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है? Meaning and types of accounting information. Accounting information refers to the financial statements generated through the process of bookkeeping. Bookkeeping में 4 स्टेज होते हैं: identifying, measuring, recording and classifying, which enable the user to arrive at the correct decision. Financial statements so generated are income statement and balance sheet. मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बताया था। दोबारा बता देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये दोनों अकाउंट मिलके आपको अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस का इंफॉर्मेशन देते हैं। और आखिरी में एक स्टेटमेंट बनता है जिसे बैलेंस शीट कहा जाता है। ये आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताता है। ठीक है, सो इसे पढ़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जनरेटेड आर पीएनएल एंड बैलेंस शीट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल दोनों को मिला के कहा जाता है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कह लो या तो इनकम स्टेटमेंट कह लो। क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस या इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो होती है ये पोजीशन स्टेटमेंट होती है। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको साल के एंड में आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में ये बैलेंस शीट आपको बताएंगे। ओके, द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज स्टेटमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पीएनएल, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस मतलब परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी, ड्यूरिंग द ईयर कैसा परफॉर्म किया। फाइनेंशियल पोजीशन यानी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। कैश फ्लो, बच्चे मैंने आपको बताया था 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है कैश फ्लो, है ना। ये कैश फ्लो जो है ये क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में कैश कहां से आ रहा है और वो कहां पे यूज हो रहा है, राइट। सो सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश आपको ये स्टेटमेंट बताए। ठीक है जी। सो चलिए पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पीएनएल के बारे में क्या बोला है। इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड अवेलेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट्स अर्न्ड या तो लॉसेज इनकर्ड। ये स्टेटमेंट आपको क्या बताएगा कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी पूरे साल जो आपने बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट किए उससे यू आर इन प्रॉफिट्स और यू आर इन losses. Trading account, a part of P&L account provides information about GP and P&L account provides information about net profit. ये E है बच्चों, ये मैं समझाती हूँ। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके के दिखेंगे जब आप सीखेंगे डिटेल में। अभी मैं थोड़ा सा समझाती हूँ ताकि आपको एकदम से ये ना लगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट ऐसे बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझाती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। जैसे मान लेते हैं मेरी शॉप है कपड़े की, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स। सो बच्चों रेडीमेड गारमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो कोर बिजनेस है वो क्या हुआ? कपड़ा खरीदना और बेचना। से यस, आई विल बाय फ्रॉम सम मैन्युफैक्चरर और मे बी होलसेलर एंड आई विल सेल इट टू द पब्लिक। तो मेरे बिजनेस की अगर मैं बात करूं
तो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी हो गई बाइंग एंड सेलिंग, से यस, बाइंग एंड सेलिंग क्लोथ्स, यानी जिस चीज में मैं ट्रेड कर रही हूं उससे जुड़ा हुआ जो ट्रांजैक्शन है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब यहाँ पे मेरे परचेजेस आएंगे, मेरा सेल्स आएगा इधर, ठीक है। मेरे साल में जो ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल का सामान बच जाता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। मान लेते हैं अगर कबीर की कपड़े की दुकान है, इसने आज बिजनेस शुरू किया, एक साल खत्म हो गया, तो बच्चे आपकी दुकान का सारा माल बिक जाएगा क्या एक साल में? जरूरी तो नहीं है। तो जो माल बच जाता है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिर जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाया? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस विल गिव यू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे बोला है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जीपी एंड एनपी। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों अब एक बात बताओ, ये कबीर की कपड़े की दुकान है, क्या इसके बिजनेस में बस इतना ही ट्रांजैक्शन है? कपड़ा खरीदा, कपड़ा बेचा, कपड़ा खरीदा, कपड़ा बेचा, और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है? कैसे हो सकता है? इसने जगह रेंट पे ले रखी हो, इसके एम्प्लॉइज होंगे, उसकी सैलरी होगी, इसकी शॉप का बिजली का बिल आता होगा, है ना, बिल प्रिंट करने की प्रिंटिंग स्टेशनरी की कॉस्ट आती होगी, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, परचेज सेल के अलावा भी ट्रांजैक्शंस होंगे। तो ये वाले परचेज सेल के ट्रांजैक्शन सारे इधर आ गए, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसमें से और खर्चे माइनस किए जाएंगे, फाइनली जो बचेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे फाइनली जो लेफ्ट है ओवर है वो क्या है? नेट प्रॉफिट। थोड़ा सा समझा पाई मैं आपको, बहुत डिटेल में मत जाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिसमें आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए, यानी जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली देखो नाम से समझ आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट है। सो वट एवर यू आर ट्रेडिंग विथ, वो सारे ट्रांजैक्शन इसमें जाते हैं। और आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिटर्न हियर। इधर अभी मैं ये वाला साइड बता रही हूँ, इस साइड सारी इनकम्स होती है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस। पहले मैंने इनकम लिखी, एक्सपेंस माइनस किए तो क्या बचा? जीपी। ये जीपी यहाँ ट्रांसफर हुआ, उसमें से और मेरे एडिशनल जो खर्चे हैं इनडायरेक्ट वो माइनस हुए तो क्या बचा? एनपी, नेट प्रॉफिट। समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, जहां से आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल गई। से यस, ओके बच्चों इतनी बात क्लियर है? वही लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट से, बस ना आप इस चैप्टर थ्योरी पर से इतना याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो जीपी कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और P&L का जो बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है ये मैं आपको समझाती हूं। अगला पॉइंट कह रहा है जो एनपीओज होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो P&L अकाउंट नहीं बनाते। पता है एनजीओज या एनपीओज क्या होते हैं? बताओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। वेरी गुड। यानी एनजीओज या एनपीओज वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, ना कि अपने लिए, राइट? तो बच्चों एक बात बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए बनी ही नहीं है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकती है? तुम्हारे नाम में लिखा हुआ है यू आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन नॉट मेक P&L। पर तुम्हारे भी इनकम्स और एक्सपेंसेस तो होते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई ट्रस्ट हो, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, एनजीओ है, तो मेरे पास भी पैसे आते हैं, मेरा भी खर्चा होता है। पैसे कहां से आते हैं? डोनेशंस, ठीक है, किसी ने हेल्प कर दी, डोनेशन मिल गए, खर्चे होते ही हैं, लोगों की हेल्प फ्री में तो होगी नहीं। सो कहने का मतलब इनकम्स और एक्सपेंसेस तो इनके भी होते हैं, पर ये P&L अकाउंट नहीं बना सकते। तो क्या करें? P&L अकाउंट का नाम बदल दो, उसको बोल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोल दो? इनकम एंड बच्चों है सेम चीज, जो इधर बनाया वही चीज है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम उसको P&L अकाउंट नहीं बोल सकते, नहीं तो बुरा लग जाएगा। क्योंकि तुम P&L अकाउंट कैसे बोलोगे जब तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो? तो प्रॉफिट कहां से लाओगे? इसलिए नाम बदल दिया। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ P&L, इंस्टेड ऑफ
बिकॉज इट कैरीज ऑन वेलफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटी एंड नॉट बिजनेस। बच्चों यहां पे ना इस बिजनेस वर्ड को डिस्कस करते हैं आज, ध्यान से सुनना, आराम से पढ़ो। यहां पे बोला है कि जो भी एनपीओज होंगे वो पीएनएल अकाउंट की जगह क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटी और वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे। बच्चों बिजनेस क्या होता है, एक्सप्लेन। इनका कहना है कि एनपीओज आर नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस, दे आर इनटू वेलफेयर चैरिटी। तो मुझे समझाओ कि ये बिजनेस होता क्या है जिसको एनपीओज नहीं करते, एक्सप्लेन। स्कूल में पढ़ा कुछ किसी ने? नहीं। ओके देखिए बिजनेस वर्ड को समझो। आप ये पढ़ेंगे अगर आपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 पढ़ लिया हो स्कूल में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है ना, चैप्टर 2 बीएसटी, वहां पे आपको बताया जाएगा कि बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है। बिजनेस क्या एक्टिविटी है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which has the main motive of earning profits. Say yes. और ये जो एनपीओज होते हैं इनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता है। दूसरी चीज समझो, एक फीचर क्या हुआ बिजनेस का, प्रॉफिट। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलके ना डिसाइड करते हैं कि चलो एक काम करेंगे, रात को निकलेंगे दोनों शहंशाह बन के, चोरी करेंगे घरों में, ठीक है, 10 घर में चोरी करेंगे, जो भी आएगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। प्रॉफिट मोटिव है ना, बिजनेस कर रहे हैं दोनों, चोरी का बिजनेस। ओ माय गुडनेस, क्या चोरी का बिजनेस कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे। तो क्या बोलोगे? गुनाह कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सो किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए उसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लेकिन वो लॉफुल भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ बोलो ना, लॉफुल, यानी कानून जिस काम को करने की इजाजत दे उसे आप बिजनेस कह सकते हैं। से यस, वेरी गुड। तो बिजनेस के 2 फीचर समझ में आए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, पर हर जगह जहां प्रॉफिट मोटिव है वो बिजनेस नहीं होता, लॉफुल भी होना चाहिए। से यस बच्चों, समझ में आ रहा है? अगला देखो, और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देती हूं जो प्रॉफिट मोटिव भी होगा, लॉफुल भी होगा, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं होगा। समझते हैं। ओके, मेरा एक नेबर है फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे को बोला, मतलब ही नोज के भाई ये लेडी है, अच्छा पढ़ाती है, चलो, उसने आउट ऑफ नेबरली रिलेशन मेरे को बोला कि यार ये पढ़ा दोगे आप, मेरे को हेल्प कर दोगे 2 चैप्टर। मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसने मेरे को पैसे भी दे दिए वन टाइम, मतलब जो मैंने उसकी हेल्प की उसने मेरे को आके पैसे दे दिए, पढ़ाया, पैसे मिल गए, प्रॉफिट हो गया ना, लॉफुल भी था, कोई कानून मना नहीं कर रहा किसी को पढ़ाने को। क्या ये बिजनेस था? दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, व्हाई नॉट बिजनेस देन? क्योंकि रेगुलर नहीं था। क्या नहीं था? किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है आपको? इसे आप बिजनेस कह सकते हो कि मैम रोज 4 बजे सेंटर आ जाती हैं बच्चों के लिए और यहाँ पे खड़े रह के पढ़ाती हैं, एवरी डे आई डू दिस। सो किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए मेन 3 चीजें जरूरी हैं, उसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लॉफुल एंड रेगुलर। क्या आपको यह समझ आया? बाकी डिटेलिंग आप बीएसटी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। सो द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज सरप्लस। बच्चों देखो, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो लोग ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं। ट्रेडिंग का बैलेंस कहलाता है जीपी और यहां का बैलेंस क्या कहलाता है? एनपी। कहने का मतलब अगर इसकी इनकम ज्यादा है यहां पे तो बनेगा जीपी, फिर इस जीपी में से और खर्चे माइनस करने के बाद जो बचा वो क्या कहलाया? नेट प्रॉफिट। अब आप बताओ कि ये तो पीएनएल अकाउंट बना ही नहीं रहे, ये बना रहे इनकम और एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं कहूं कि इस एनजीओ की 100 रुपए की इनकम है और 80 रुपए के एक्सपेंस है, तो जो 20 रुपए बचा वो प्रॉफिट कहोगे? नहीं, उसे कहोगे सरप्लस। क्या कहोगे? जो इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? सरप्लस। और बच्चों अगर मैं उल्टा कहूं कि इसकी इनकम 80 रुपए की है लेकिन खर्चा 100 का हो गया,
तो ये जो 20 रुपए है, क्या इसको लॉस बोलोगे? नहीं, डेफिसिट बोलोगे। क्या बोलोगे? नाम बदल दो, चीज वही है, नाम बदल दो। तो यहां पे अगर लॉस हो जाता है तो उसे डेफिसिट कहा जाता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में तो हम प्रॉफिट या लॉस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप प्रॉफिट्स में है, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आप लॉसेस में है। बट इफ यू आर अ एनजीओ यू कैन नॉट प्रिपेयर पीएनएल, इंस्टेड यू विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इसका जो बैलेंस होगा वो या तो सरप्लस कहलाएगा या फिर डेफिसिट। पक्का? आगे चले, देखो बोला है excess of income over expenditure is surplus while excess of expenditure over income is deficit. Quite simple बच्चे, कोई शक कोई शंका? बहुत अच्छे। चलिए, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसे बनती है, यहां पे सारे एसेट्स होते हैं, कैपिटल होता है और लायबिलिटी। ये हमारी एसेट साइड होती है और ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, और इसका टोटल हमेशा सेम होता है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। बच्चों, मेरा सवाल ये है कि मैंने कैपिटल को लायबिलिटी हेड में क्यों लिखा? सिंपल क्वेश्चन, व्हाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी? एक वर्ड में आंसर दो, कहानी मत गाना कोई भी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बस यही सुनना था मेरे को। Very good. Capital is treated as a liability for business due to business entity concept. Very good. बहुत अच्छे। The position statement, that is the balance sheet, makes available about the financial position. The position statement provides assets and liabilities. बच्चों, assets क्या होते हैं और liabilities क्या होती है, इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे जी। एसेट्स और लायबिलिटीज कोई बताना चाहेगा क्या होते हैं? विच हेल्प्स इन ग्रोइंग द बिजनेस। ओके, आपका कहना है हेल्प इन ग्रोइंग द बिजनेस, ठीक है। और कोई आंसर? चलिए, कोई बात नहीं। ओके, आप कह रहे हो कन्वर्टेबल इनटू कैश। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। चलिए, मैं बताती हूँ एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स बेसिकली ना फ्यूचर बेनिफिट होता है। शॉर्ट में मैं बोलूं तो क्या है? फ्यूचर बेनिफिट। हर वो चीज जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे पाए वो एसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी बच्चे ने बताया मशीनरी एक एग्जाम्पल है। मशीनरी क्यों एसेट है? क्योंकि मशीन का यूज करके आप प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन को आगे बेचेंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लो, मशीनरी के बाद फर्नीचर लो। फर्नीचर है, आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है तो वो आपको अर्न करने में हेल्प कर रहा है, एसेट हो गया। और एग्जाम्पल लो, कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस काम आएगा आपको, आप सामान खरीदोगे आगे बेचोगे। सो दैट्स हाउ व्हाटएवर जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे जाए वो आपका क्या है? एसेट। द पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट owned, I'll circle this word, owned by the entity, amount receivable and the cash। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एसेट को डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूंगी, एसेट इज योर फ्यूचर बेनिफिट विच यू ओन। सिंपल। ऐसा ये विच यू ओन मैंने क्यों बोला? अब जैसे हमारे ऑफिस में ये एसी लगा हुआ है ना, हम अपने बिजनेस के लिए बोलते हैं कि ये एसी हमारा एसेट है, ठीक है। क्यों एसेट है? अच्छा इंफ्रा बिल्ट हो रहा है, बच्चे कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो एसेट हो गया, हमारे बिजनेस को हेल्प कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये पड़ोस के यहाँ किसी के यहाँ लगा होता तो क्या मैं बोलती है मेरा एसेट? जब तक हम उसके मालिक नहीं है वो हमारा एसेट नहीं है, राइट। आप पड़ोसी की गाड़ी को अपनी गाड़ी बोल सकते हो? नहीं। सो यू शुड बी द ओनर ऑफ दिस, यू शुड ओन दिस। यानी एसेट्स को हम ओन करते हैं। क्या करते हैं? ओन। अब आते हैं लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी मैंने छोटा सा आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन टू पे, यानी आपको फ्यूचर में किसी को कुछ भी पे करना है तो वो क्या हो गई? लायबिलिटी से। यस, लायबिलिटीज के लिए कहा जाता है कि हम अपनी लायबिलिटीज ओ करते हैं। क्या करते हैं? वी ओव इट टू समबडी, यानी हमें किसी को देना है।
we owe this amount to someone else. So these are liabilities by the amounts owed by the entity. देखो यहाँ पे वर्ड क्या था, owned, OWNED, और liability के लिए वर्ड लिखा है owed. समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? We own the assets and we owe the liabilities. Okay. अब लाइबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, लोन्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए. बच्चों डेटर और क्रेडिटर वर्ड मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से समझाती हूँ. दो वर्ड है, एक है डेटर और दूसरा है डेटर. वो होता है जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सौम्या को कुछ सेल किया तो वो मेरे लिए डेटर हो गई. क्यों डेटर हो गई? क्योंकि वो कल को पैसे तो देगी, आज सामान ले गई कल तो पैसे देगी, फ्यूचर बेनिफिट हो गया बच्चों. हाँ बोलो. तो हमारे जो डेटर्स होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं. से यस, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में पैसे देंगे, फ्यूचर बेनिफिट. और क्रेडिटर कौन होता है? जो हमें उधार पे सप्लाई करता है. यानी सौम्या के लिए मैं क्रेडिटर हो गई और मैं क्या हो गई? लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि आपको मुझे पे करना पड़ेगा फ्यूचर में. से यस, ऑब्लिगेशन टू पे हो गया. कहने का ये मतलब है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट दे पाए तो वो एसेट है, और आपको कुछ किसी को देना पड़े तो वो लायबिलिटी है. शॉर्ट में समझ में आ रहा है? लेमैन समझ में आ रहा है? टेक्निकल हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टर्म्ड एज कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिफरेंस बिटवीन द टू, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ऐसा बोला है. कैसे हुआ ये समझो. मैंने आपको अभी ये बैलेंस शीट ड्रॉ करके दिखाई. मैंने यहाँ पे एसेट्स लिखे, इधर कैपिटल और लायबिलिटी लिखा, और ये बोला कि इन दोनों का टोटल सेम होगा. मैंने बोला बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम होता है. कैसे सेम होता है ये चैप्टर 5 में समझाऊंगी. एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, वहां पे मैं इसका सेम होने का कारण आपको समझाऊंगी. फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि किसी भी बिजनेस के एसेट्स they are equal to the liabilities always. कभी भी ऐसा नहीं होगा, 1 रुपए का भी अंतर इधर उधर नहीं होगा. बिजनेस के पास जितने भी एसेट होंगे वो बराबर होंगे उसकी लायबिलिटी से. तो क्या बोला है कि अगर आप एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल मिल जाएगा. लास्ट लाइन पढ़ो. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल विच इज द अमाउंट ड्यू टू ओनर्स. यानी ओनर के प्रति जो लायबिलिटी है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है. ड्यू टू बिजनेस एंटिटी दिस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी. बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारे एसेट और लायबिलिटी बराबर क्यों है. बहुत डिटेल में नहीं, बट क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम खाली लाइन पढ़ रहे हैं समझ तो आ नहीं रही, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. ये ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी है, ठीक है, इसकी आपने अकाउंटिंग करनी है. हम कह रहे हैं कि ट्रिपल ए के पास जितने एसेट्स होंगे दे विल बी इक्वल टू द लायबिलिटीज. इसका कारण समझो. बच्चे जिस दिन ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी स्टार्ट हुई, क्या ट्रिपल ए के पास अपना कुछ भी था? मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ट्रिपल ए शुरू करते हैं. उस दिन क्या ट्रिपल ए के पास कुछ भी था जो आप ये हाईटेक सिस्टम्स देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं, एसी है, चेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कैमरा है, सिस्टम ये पीछे जो लगा हुआ है, लैपटॉप है, क्या ट्रिपल ए के पास कुछ भी था? यानी इसके पास आज जो एसेट्स है ट्रिपल ए के पास, मैं यहाँ पे लिस्ट करती हूँ. एसी है, ठीक है, फर्नीचर है, ये सिस्टम्स लगे हुए हैं हमारे, सारा जोड़ लेते हैं, लैपटॉप, कैमरा, ये वो सब मिला के, राइट. तो ये जितना भी एसेट आज आप ट्रिपल ए में देख रहे हैं, कहां से आया? कहां से आया? कौन, किसने दिया? ओनर ने दिया, मैंने दिया. सो कैन आई से मैंने जितनी कैपिटल लगाई उतने ही तो इसके पास एसेट है. अग्री, राइट. आप यहाँ पे जितना भी फर्नीचर एकेडमी में आज देख रहे हैं वो किसने दिया? ओनर ने. यानी जितना पैसा इसने लगाया उतने ही एसेट है. अगर मान लो मैं कहूं कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए, उसमें से 4 लाख के एसेट खरीद लिए, तो 1 लाख रुपया बिजनेस में कैश के फॉर्म में बचा हुआ है, वो भी मेरा एसेट है. से यस. सो जितना भी पैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं किसका दिया हुआ है? ओनर का. अगर मेरे पास नहीं होता, मान लो मैंने इसे लोन लेके दिया होता, तो आप आउटसाइड लायबिलिटी हो गए, आप यहाँ पे फॉल हो गए. हाँ बोलो.
कहने का सीधा सा फंडा है कि बिजनेस में जितने भी एसेट होते हैं ना, या तो उस बिजनेस के मालिक ने दिए होते हैं या किसी बाहर वाले ने हेल्प की होती है उसको देने में। बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। से यस, आपको मेरी बात समझ में आई कि बिजनेस के एसेट्स क्यों इक्वल होते हैं उसकी लायबिलिटी से? क्योंकि वट एवर बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू वट एवर बिजनेस ओज, बिकॉज बिजनेस डोंट हैव एनीथिंग ऑफ इट सेल्फ। ट्रू? बहुत अच्छे। क्या मैं समझा पाई बच्चों? क्यों एसेट और लायबिलिटी सेम है? बाकी प्रैक्टिकली हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे। ये जो मैंने लिखा है A माइनस एल इज इक्वल टू सी, या फिर ऐसा कह लो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये जो भी हम चीजें लिख रहे हैं ये कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहलाता है? आपका चैप्टर नंबर 5 है बच्चों। ये आप ये समझ लो कि आपकी पूरी अकाउंटिंग इस एक इक्वेशन पे बेस्ड है। आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे लास्ट तक, हायर स्टडीज जितनी भी करोगे, पूरा अकाउंट्स इस एक इक्वेशन पे टिका हुआ है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, सिंपल है बच्चों, कोई शक कोई शंका? वेरी गुड। सो यहां तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। कैश फ्लो जो होता है वो क्या है? मैंने आपको बताया था आप चैप्टर पढ़ेंगे 12th में कैश फ्लो नाम से। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कैश का फ्लो बताता है, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी, यानी कैश कहां से आ रहा है हमारे बिजनेस में और कहां चला जा रहा है। एप्लीकेशन एंड सोर्सेस ऑफ कैश, ये स्टेटमेंट बताएगा। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखो सीए इंस्टीट्यूट जो है उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं कि आपने इनको फॉलो करके अकाउंटिंग करनी है। तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। आपका जो 12th का सिलेबस है उसका आखिरी चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर। ये आपको इंफॉर्मेशन देता है सोर्सेज ऑफ कैश, यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, कैश कहां से आया और कहां चला गया, और ड्यूरिंग द ईयर हमारे कैश में क्या चेंजेस हुए, कैश पोजीशन में क्या चेंजेस हुए। ठीक है। It is of immense use as many decisions such as payment of liability, dividend, expansion are based on the availability of cash। ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके बिजनेस के बहुत सारे डिसीजंस कैश की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे बिजनेस बढ़ाना हो, एक्सपेंशन करना हो, पैसा तो चाहिए ग्रोथ के लिए, इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा, सेटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो अब वो डिसीजन मैं करूंगी मेरी कैश की अवेलेबिलिटी पे कि मेरे पास पैसा कितना है। ठीक है। लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कहां से पता चलेगा क्या कैश अवेलेबल है? कैश फ्लो से, राइट। डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? डिविडेंड क्या होता है? ओके, आई टेल यू। ये मान लेते हैं कंपनी है XYZ लिमिटेड है, ये इसके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? तो इन इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न दिया जाता है शेयर्स के ऊपर वो डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? सो ये डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है, ये सब डिसीजन किस पे बेस्ड होंगे बच्चों? आपकी कैश अवेलेबिलिटी पे। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हमारे जो इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, और कैश फ्लो। सिंपल था? आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। अगला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करेंगे उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर सिली सा है, बट जैसे मान लो कबीर को अगर शादी करनी है तो इसकी अपनी एक लिस्ट है कि मैं जिससे शादी करूं उस लड़की में ये गुण होने चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, जॉब करती होनी चाहिए। इसने एक डिफाइन कर रखा है कि लड़की में ये गुण होने चाहिए। वैसे ही हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो क्वेश्चन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द यूजर्स, वो रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, हमें भरोसा हो कि हाँ ये चीज लिखी है तो ये हुई होगी, राइट। अगर ये ट्रांजैक्शन लिखा है तो ये हुआ होगा। द अकाउंट्स मस्ट बी रिलायबल इन द सेंस
दैट दे शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स और फ्रॉड्स, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो जेन्युइनली रिकॉर्ड होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी फ्रॉड्स, फ्री फ्रॉम एनी बायस, पर्सनल डिसीजन, दे मस्ट बी रिटन ऑब्जेक्टिवली, द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग टू बी इवॉल्व्ड फॉर इट्स रिलायबिलिटी। दे मस्ट बी रिटन ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ। जैसे मान लो आप कहते हो कि भाई 20,000 का रेंट पे किया, तो कोई रेंट रिसीट होगी, कुछ तो प्रूफ अवेलेबल होगा उसका। सो प्रूफ शुड बी देयर फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग शुड बी देयर टू इंश्योर द रिलायबिलिटी। ऑडिट वर्ड सुना है कभी? ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ऑडिट किसी भी बिजनेस का। क्या होता है ऑडिट, सुना है किसी ने? चेक, वेरी गुड। सो ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बोला है कि आपके अकाउंटिंग के साथ साथ एक ऑडिटिंग का भी सिस्टम होना चाहिए कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रेगुलरली चेक हो जाए कि जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ठीक है। और वो करेगा कौन? सीए, ठीक है। फिर वो अपनी रिपोर्ट दे देगा कि हाँ मैंने इनके अकाउंट्स देख लिए, सब ठीक है मेरे हिसाब से, राइट। अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, समझ में आए वैसा होना चाहिए। फ्रेंच में नहीं लिखना है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कहने का मतलब सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, समझ आना चाहिए कि आपकी अकाउंटिंग में क्या लिखा हो। What is the use of accounting if the reader is not able to understand? It must be so written and presented that those who use them understand them. Language must be simple and appropriate to the users. ठीक है बच्चों, सिंपल था ये तो। कंपेरेबल होने चाहिए, दो तरीके से आपके स्टेटमेंट कंपेरेबल होने चाहिए, एक इंटर फर्म और एक इंट्रा फर्म। The accounts must be so prepared that they can be compared with the accounts of other firms, यानी inter firm comparison. They will enable the reader to know the weaknesses and strength of the own enterprise and improve with firm's own data of the previous year, यानी intra firm comparison. ये दोनों कंपैरिजन पॉसिबल होने चाहिए। अब बच्चों ये दोनों कैसे पॉसिबल होंगे, ध्यान से सुनो। पहला, इंटर फर्म यानी खुद को दूसरों की फर्म से कंपेयर करना, वो तब पॉसिबल होगा जब सारे लोग एक ही अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा कुछ कर रहा है, दूसरा बिजनेस कुछ कर रहा है, तीसरा बिजनेस कुछ कर रहा है, तो क्या आप उसे कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और सब इसी को फॉलो करोगे, सब लोग ऐसे ही अकाउंटिंग करोगे। समझ में आ रहा है? आपकी स्कूल की टीचर भी वही अकाउंट्स पढ़ा रही है जो मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ डिफरेंट तो नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि ये रूल्स आईसीएआई ने बनाए हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दिस शुड बी फॉलोड एंड दिस शुड बी डन। सिंपल। तो जब सारे लोग एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे तो इंटर फर्म कंपैरिजन पॉसिबल हो गया। इंट्रा फर्म कैसे पॉसिबल होगा कि आप हर साल सेम अकाउंटिंग करें, पिछले साल कुछ और कर रहे थे, इस साल उठा के बदल दी, तीसरे साल फिर बदल दी, तो क्या आप अपने रिजल्ट्स को पास्ट रिजल्ट से कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। यानी एक साल जो आपने फॉलो किया वैसे ही आप ईयर बाय ईयर फॉलो करें। So that is why the Indian Companies Act has made compulsory to give the previous year figure along with the current year figure. कंपनीज एक्ट में ये कहा गया, और किसी बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है, कंपनी फॉर्म के लिए मैंडेटरी है कि जब आप अपने एक साल का रिजल्ट देते हैं तो इसके बगल में ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आप देंगे बगल में, ठीक है। रेलेवेंट होने चाहिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपने तैयार की है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस किसी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए, हर किसी के लिए रेलेवेंट हो। सो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी सो प्रेजेंटेड दैट इट इज मटेरियल एंड रेलेवेंट फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे आर प्रिपेयर्ड। इफ द अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड फॉर शेयर होल्डर, दे मस्ट डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। अगर मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो तो रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। क्रेडिटर्स के लिए बना रहे हो तो उनको आपके फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस की पोजीशन कैसी है। कहने का सीधा सा मैं शॉर्ट में बताऊं कि जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से मिल जाए। अकाउंट्स मस्ट बी सो प्रेजेंटेड। सिंपल था। अगला क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? दोनों है। क्यों? आर्ट इसीलिए है कि अकाउंट्स लिखने वाले की पर्सनल स्किल उस पर यूज होती है, और साइंस इसीलिए है कि साइंस की तरह ही यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको आपको फॉलो करना है, राइट। जैसे आप साइंस में कहते हो कि C+O2 CO2 होता है, H2O वाटर होता है, क्या इसको बदल सकते हो आप? वैसे ही अकाउंट्स में भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप नहीं बदल सकते।
राइट। सो अकाउंटिंग इज इन आर्ट एज वेल एज साइंस। बच्चों ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस, तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसीलिए है क्योंकि आपको स्पेशल स्किल चाहिए। यहां पे लिखा है इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग विच रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल। इट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। Similarly, accounting helps us in knowing the profitability of financial position. इतना सारा नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। Any organized knowledge is based on certain basic principles of science. बोला है जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। Thus we can say that accounting is a golden combination of art and science. It's a golden combination of what? Arts and, मतलब मैम लिया तो कॉमर्स था, पढ़ा आप आर्ट्स और साइंस रहे हो, चाहते क्या हो? स्ट्रीम हमने कॉमर्स की ले रखी है, बात 2 अलग स्ट्रीम्स की कर रहे हो। ओके, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर एंड चैप्टर विल बी डन। ध्यान से पढ़ेंगे। 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको दे रखे हैं, एक है डबल एंट्री और दूसरा है सिंगल एंट्री। ये डबल एंट्री क्या है? वही आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये पूरा। डबल एंट्री एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द डबल साइड, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। बहुत ही साइंटिफिक मेथड है और हमें दिया किसने? इटालियन भाई साहब है ल्यूका पैसियोली, इन्होंने दिया है। So the double entry system of accounting was developed by Luca Pacioli. Under this system, यहां से ध्यान से पढ़ना, every transaction has 2 aspects. One is debit, other is credit. Short में लिखे तो DR and CR. हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तभी हमारी बैलेंस शीट आखिरी में जाके मैच हो जाती है। हमारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं और वो लायबिलिटीज मैच हो जाते हैं साल के अंत में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर चीज को 2 बार लिख रहे होते हैं, एक बार डेबिट में, एक बार। तो जब सेम चीज को 2 बार लिख रहे हो तो अंत में जाके वो टोटल सेम ही आएगा ना। सो अंडर द सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स आर अक्वायर्ड एंड कैश इज पेड। बोला है कि अगर आप किसी से सामान खरीद के लाए तो इस ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट क्या हुए? आपके बिजनेस में सामान आया, बदले में कैश चला गया। से यस। सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। इन द ट्रांजैक्शन 2 एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ दिस विल बी रिकॉर्डेड। वन पार्ट इज डेबिट, जो हमें गुड्स मिले, सेकेंड पार्ट इज क्रेडिट, जो हमने पैसे दिए। अब ये क्यों डेबिट और क्रेडिट हुआ, ये चैप्टर 6 में समझ में आएगा कि गुड्स आने को डेबिट क्यों किया, कैश जाने को क्रेडिट क्यों किया, वो मैं आपको चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए आपको अगर डबल एंट्री क्या होता है ये पूछा जाए तो आप बोलोगे डबल एंट्री सिस्टम इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय लूका पैसियोली। इन दिस मेथड every transaction is recorded with 2 different aspects, one is debit and the other is credit. That's it. Thus on any total amount debited there will be a equal amount credited. जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट भी करोगे। The system which recognizes and record both the aspect of transaction is called double entry system of accounting. It has proved to be a very scientific and complete system followed by every enterprise and organization. Features of double entry. It is a complete record. It is a 2-fold aspect. Total of debit is always equal to total of debits are equal to credits. बच्चों स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री वही है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब तो मैं थक गई बोलते बोलते। ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के? ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड बना के देती है आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का। आपके अकाउंट्स पे एक्यूरेसी रहती है, चेक रहता है। क्यों?
जहां आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तो एक चेक रहता है, आप अपने एक्यूरेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकाल सकते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ढंग से पता लगा सकते हैं व्हेन यू हैव फॉलोड दिस कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल था। फुल डिटेल्स आपको मिल जाती है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की, कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, फ्रॉड का स्कोप नहीं रहता क्योंकि डबल बार रिकॉर्ड हो रहा है हर चीज, ठीक है। अब आते हैं सिंगल एंट्री क्या है। तो फिर जब इतने सारे फायदे हैं डबल एंट्री के तो सिंगल एंट्री पढ़ना क्यों है, वाई? बच्चे क्या लगता है आपको सिंगल एंट्री की जरूरत क्यों है? क्यों आपको लास्ट चैप्टर सिंगल एंट्री है आपके कोर्स में, क्यों पढ़ना है? जब ठीक है डबल एंट्री के इतने सारे फायदे हैं तो उसी को करो, इसको क्यों करना है? पहले पढ़ो कि है क्या और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये पढ़ो। सिंगल एंट्री इज अ इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री। कुछ की डबल एंट्री करी, कुछ की सिंगल एंट्री करी, मन से चलता है सब। As regards some transaction, both are recorded. Other transaction, only one is recorded. Instead of maintaining all the accounts, only personal account and cash book is maintained. This is an incomplete system. बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। किसी के घर पे दूध वाला आता है, दूध देने आता है, दूध वाला पैकेट वाला ही लेते हो सारे। तो एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क, जो मिल्कमैन आता है अपने घर पे। आप सोचो वो 50 घरों में दूध देता होगा, क्या आपको क्या लगता है उसको डबल एंट्री सिस्टम आता होगा? वो ललिता मैम से पढ़ के गया डेबिट क्रेडिट, क्या उसकी इतनी हैसियत है कि वो किसी को हायर करके डबल एंट्री करा पाए? तो क्या आपको ऐसा लगता है वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता? सब रिकॉर्ड करता है। अगर 50 घर में दूध सप्लाई कर रहा होता है ना, उसको सारा पता होता है किस घर से कितने पैसे लेने हैं, कौन सी तारीख को पैसे दिए। उसको ये भी पता होता है मेरे पास कितना कैश बैलेंस है, उसको ये भी पता होता है मेरे पास कितना लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक मतलब काउज एंड बफेलो जो भी होगी उसके पास, उसको हर चीज का पता होता है। पर ना ही वो डबल एंट्री कर रहा, उसको डेबिट क्रेडिट आता नहीं, उसको नहीं पता आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज, कुछ नहीं आता उसको। उसको ये आता होता है सिंगल एंट्री। यहाँ पे बोला है कि पर्सनल अकाउंट यानी किससे कितना पैसा लेना है वो उसने लिख रखा होगा, किस घर में कितना लीटर दूध मैं रोज देता हूं, कितने रुपए महीने के अंत में लेने हैं, उसको सब पता होता है बच्चों, सही बोला। और उसके पास कितना कैश बैलेंस है उसको ये भी पता होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग तो वो भी कर रहा है, चाहे वो सीधी भाषा में अकाउंटिंग कर रहा है, मतलब उसको नहीं पता डेबिट क्या होता है, क्रेडिट, उसने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ल्यूका पैसियोली के दिए हुए नहीं पढ़े, बट स्टिल ही इज रिकॉर्डिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज सिंगल एंट्री, जहां पे इंसान थोड़ा बहुत रिकॉर्ड बना लेता है अपने हिसाब से, बट हाँ वो एक्यूरेट प्रॉफिट एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजें नहीं बता सकता। सो द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक, देयरफॉर नॉट रिलायबल। द सिंगल एंट्री इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंस ऑल द ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर this it is not possible to prepare a trial balance। आपको बोला है कि आप ढंग से समरी नहीं बना पाएंगे उसकी, क्योंकि उसके पास पूरे रिकॉर्ड्स ही नहीं। अब आप सोचो बच्चे, अगर कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, आपके पास वो मिल्कमैन आता है, आपको बोलता है सर मेरा प्रॉफिट बता दो इस साल का, आप क्या बोलोगे? ये क्या ले आया पर्चा उठा के, कुछ लिख के तो लाता, खाली तूने लिख दिया कि इस घर से कितने पैसे लेने हैं, मैं नहीं बता सकता तेरा प्रॉफिट, जा निकल। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, वो तो दूध वाला है। समझ में आया? यानी किसी के पास आधे अधूरे रिकॉर्ड्स भी अगर हैं तो भी आप उसका इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो आप आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल पाई पाई का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके दे देंगे, नहीं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हम निकाल देंगे सिंगल एंट्री सिस्टम से, राइट। जो आपका कोर्स का आखिरी चैप्टर है सिंगल एंट्री। सो यहाँ पे बोला है कि क्योंकि हर कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता, सारे ट्रांजैक्शंस नहीं होते, कभी कुछ लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ट्रायल बैलेंस बना दूं, मैं बैलेंस शीट बना दूं जहां मेरे एसेट लायबिलिटी मैच हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड उसने बना रखा होगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, डबल एंट्री सिस्टम बेटर है किससे? सिंगल एंट्री से। लेकिन हर कोई डबल एंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो उसे खुद आता हो या उसकी इतनी हैसियत हो कि वो किसी को हायर करा के करा सके। तो जिसके पास ये दोनों ही नहीं है वो क्या फॉलो करते हैं? सिंगल एंट्री। हाँ बोलो बच्चों, समझ में आता है? तो सिंगल एंट्री ऐसा नहीं कि यूजलेस है, चाहिए। छोटे वेंडर्स जो होते हैं
राशन किराना की दुकानें, सब्जी वाला, दूध वाला, they all follow this. They don't know what is double entry. They haven't studied debit credit. उनके पास नहीं थी टीएस ग्रेवाल, समझ में आ रहा है? So this method is equally important for the small vendors. Am I able to make this clear? Though this is not that scientific as double entry, but yeah, it is important. आपको सबको समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चे। एज अ होमवर्क आपने क्या करना है, अब आप सोचो। 4 लेक्चर हमने लगाए, थ्योरी बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई। आपका आज का जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि इस चैप्टर की आप समरी बना के लाएंगे। क्या करके लाएंगे? समरी। इससे होगा क्या? समरी का मतलब है 2 या 2.5 पेज में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम टाइम में जब आपको पढ़ना हो तो यू शुड नॉट रीड दैट होल 20-25 पेजेस, जस्ट गो थ्रू दैट 2-3 पेजेस एंड यू आर डन। उससे होगा क्या? वो 2-3 पेज की समरी बनाने के लिए आपको ये 25 पेज पढ़ने पड़ेंगे। सो रीड वर्ड बाय वर्ड, प्रिपेयर हैंड रिटन समरी ऑफ द होल चैप्टर, और अगली क्लास में आप लेके आए। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अकाउंटिंग के टर्म्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं आप, तो उस भाषा के शब्दों को भी सीखना पड़ेगा। जैसे आपको हिंदी सिखाई जाती है तो कहा जाता है चाचा, मामा, ताऊ क्या होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही हम अकाउंट्स के शब्दों को सीखेंगे अगले चैप्टर में, बिकॉज दिस इज अ न्यू लैंग्वेज। फाइन, so that's all for the day. Thank you so much. Thanks for joining. I hope you guys enjoyed. Thank you.